Hello everyone, how are you all? So let's start our today's class. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मेल पैटर्न बाल्डनेस. सो ये जो गंजापन है इस चीज़ के रिगार्डिंग आज हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. As usual, first we will do our vocabulary and then we will read our article. So if you are new to this channel, please subscribe it and join our telegram. There I'll send you the PDF. Okay, so let's start it. एक सेकेंड. हाँ, तो हमारा फर्स्ट वर्ड है रिसीड. रिसीड का मीनिंग क्या होता है? रिसीड का मीनिंग होता है टू मूव बैक और अवे ग्रेजुअली फ्रॉम अ प्रीवियस पोजीशन. सो रिसीड होना मतलब आप मूव बैक, मतलब आप अपनी जो पोजीशन है उससे आप पीछे हट रहे हैं. ठीक है. और अवे मतलब मूव बैक और अवे मतलब वही पीछे हट रहे हैं आप फ्रॉम योर प्रीवियस पोजीशन. जैसे वॉर वगैरह में हो सकता है. जैसे यहाँ पे हिज हेयर लाइन इज स्लोली रिसीडिंग, मतलब जो उसकी जो हेयर लाइन है, जैसे माथा है ना, ये सपोज ये मेरा फोरहेड है. अब मेरा तो बहुत छोटू सा ही है ये, लेकिन अब यहाँ से पीछे बाल जा रहे हैं, मतलब आगे से जो बाल हैं वो ख़त्म हो रहे हैं. जैसे कि ये वाला एरिया आप देखेंगे तो थोड़े थोड़े से मेरे बाल है ना, बट मेरा माथा इतना छोटा है कि पता भी नहीं चलेगा आपको, है ना. जिनके माथे ऑलरेडी बड़े होते हैं उनका बाल और पीछे से हटने लग जाए तो उनको ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी, है ना. सो रिसीड हो रहा है मतलब वो पीछे हट रहा है. हेयर लाइन मतलब जैसे हमारे बालों की लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और बाल पीछे की तरफ में मूव हो रहे हैं, मतलब यहाँ से बाल ख़त्म हो रहे हैं, वो नए बाल आ ही नहीं रहे हैं. सो रिसीड हो रहे हैं मतलब अब वो पीछे जा रहे हैं. ठीक है. सो हेयर लाइन इज स्लोली रिसीडिंग. हेयर लाइन क्या हो रही है? पीछे जा रही है, मतलब बाल यहाँ से कम होते जा रहे हैं. द वाटर बिगेन टू रिसीड आफ्टर द फ्लड. तो जैसे बाढ़ आ जाती है, मैं प्रयागराज में रही हूँ, बनारस, तो जहाँ पे बाढ़ आती है, जहाँ के बच्चों ने ये चीज़ को फेस किया है, इस बार तो पंजाब में भी आई थी, इस बार तो एक्सट्रीम हो गया था ना, तो फिर आप देखेंगे एक टाइम के बाद में जो पानी है वो पीछे हटने लग जाता है ना. तो जैसे घाट है तो घाट पे पानी मतलब नॉर्मली जहाँ तक सीढ़ियाँ वगैरह हैं वहाँ तक रहता है, बट एक ऐसा समय आता है जब पूरा पानी पानी भर जाता है. जैसे बनारस में पूरा पानी पानी भर गया था, फिर धीरे धीरे पानी जो है वो अब वापस पीछे की तरफ में हट रहा है. सो द वाटर बिगेन टू रिसीड. रिसीड मतलब पीछे की तरफ हट रहा है आफ्टर द फ्लड. ठीक है. सो रिसीड मीन्स टू मूव बैक और अवे ग्रेजुअली फ्रॉम अ प्रीवियस पोजीशन. तो जो आपकी प्रीवियस पोजीशन है वहाँ से पीछे हट रहे हैं. बाल भी तो ऐसे होता है ना, ग्रेजुअली होता है, अचानक से थोड़ी होता है, सडनली थोड़ी होता है, धीरे धीरे हटता है. और जो बाढ़ का पानी है वो भी एकदम से थोड़ी गायब हो जाता है, धीरे धीरे उसका लेवल डाउन होता चला जाता है. रिट्रीट का मतलब पीछे हो जाता है ना. रिट्रीट को जनरली हम लोग वॉर वगैरह में सुनते हैं ना. रिट्रीट मतलब पीछे पीछे हट जाओ. जैसे कि अभी मैं देख रही थी लॉर्ड ऑफ द रिंग, ये वाली मूवी. आप कहेंगे मैम कितनी मूवी देखते हो? जब कुछ मेरा समझ में नहीं आ रहा होता है तो मैंने कहा चलो मूवी ही देख लेते हैं ना. सो अभी मैंने लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी देख रही थी, तो उसमें वो कौन थे, जब फाइट हो रही थी तो वो कहते रिट्रीट रिट्रीट, तो मतलब पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ. मतलब अभी उन्होंने ब्रीच कर दिया है, हमारे गेट वगैरह तोड़ दिए हैं, तो पीछे हटो पीछे हटो. अपने सोल्जर्स को वो क्या कर रहे थे, सेफ पोजीशन पे लेके जा रहे थे. रिट्रीट हो रहे थे मतलब पीछे हट रहे थे. विड्रॉ कर लिया आपने, वहाँ से हट रहे हैं, पुल बैक कर लिया. एंड देन एड, दिस इज ऑल्सो द वर्ड टू आपका मूव बैक. ठीक है. पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ब, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है. परसेप्शन, ये वर्ड बहुत कॉमन है, हमने सुना भी हुआ है ना. जैसे योर परसेप्शन चेंजेस विद एक्सपीरियंस. तो परसेप्शन का मीनिंग क्या होता है? परसीव करना वर्ब होता है. तो जो हमारी धारणा है, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारे इंटरप्रिटेशन है, मीन्स इंटरप्रेट करना मीन्स उसको अंडरस्टैंड करना. तो परसेप्शन मीन्स द वे यू अंडरस्टैंड, हम चीज़ों को किस प्रकार से अंडरस्टैंड कर रहे हैं. और हर किसी का जो अंडरस्टैंड करने का तरीका है, चीज़ों को देखने का तरीका है, हर इंसान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट होता है. सो एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट परसेप्शन ऑफ सक्सेस. एब्सोल्युटली हर एक व्यक्ति का सक्सेस को लेके जो परसेप्शन है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट है. मेरे लिए सक्सेस का मतलब हो सकता है कि मैं अपनी लाइफ में शांति से रह रही हूँ, मेरे ऊपर में कोई
उधारी नहीं है, मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, मेरे जीवन में कोई जल्दबाजी नहीं है ना, तो मेरे लिए वही सक्सेस है। बट किसी के लिए सक्सेस का मतलब लॉट्स ऑफ मनी हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है, किसी के लिए हेल्दी होना एक सक्सेस है, किसी के लिए एक अपना घर है वो एक सक्सेस है। तो हर किसी का जो परसेप्शन है वो सक्सेस को लेके डिफरेंट ही होता है। परसेप्शन मीन्स हमारा नज़रिया, हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को देख रहे हैं, हम किस तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इंटरप्रेट करना मीन्स टू अंडरस्टैंड देम, our perspective, our view, our point of view, our attitude, right? So perception, TION लगा हुआ है, parts of speech is your noun. Next word is your stimulate. Stimulate करना मतलब उस चीज़ को और एक्टिव करना, उसको ट्रिगर करना, उसको मोटिवेट करना, उसको encourage करना, उसको इंक्रीज करना। सो स्टिमुलेट करना मतलब उस चीज़ को और फास्ट करना, उस चीज़ को और एंकरेज करना, उस चीज़ को प्रमोट करना, उसको एक्टिवेट करना, उसको ट्रिगर करना, उसको आपका इंसाइट हो गया। जैसे एक्सरसाइज हेल्प्स स्टिमुलेट ब्लड फ्लो, तो हम जो एक्सरसाइज होती है वो जो हमारे ब्लड फ्लो को, जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है उसको में मदद करती है ना, कि हमारा जो सर्कुलेशन है वो और इंक्रीज हो जाए, वो और फास्ट हो जाए। ठीक है, सो एक्सरसाइज क्या करती है, हमारी हेल्प करती है कि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो फास्ट हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए, वो तेज हो जाए, राइट। स्टिम्युलेट करना मतलब उस चीज़ की ग्रोथ को एक्टिवेट करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत कम इम्पोर्टेंस की है, कोई चीज़ जो बहुत कम सिग्निफिकेंट है वो चीज़। सो ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस और वैल्यू, मतलब वो चीज़ तुच्छ है, इतनी ज़्यादा उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सीरियस नहीं है वो चीज़, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत चीज़ वैल्यूएबल नहीं है वो चीज़। जैसे डोंट वरी अबाउट सच ट्रिवियल थिंग्स, जैसे कभी कभी हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, है ना। बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ें होती हैं, उसको लेके हम अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचने लग जाते हैं। तो आप कह रहे हैं यार डोंट वरी अबाउट सच ट्रिवियल थिंग्स, मतलब इतनी छोटी छोटी बातों को लेके इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। In scientific research, even trivial errors can affect the final result. Absolutely. एग्ज़ाम में भी ऐसे ही हो सकता है, जैसे कि अगर आप मैथ्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिजिक्स का डेरिवेशन कर रहे हैं और एक छोटू सा पॉइंट आपने मिस कर दिया, तो वहाँ पे भी एक फाइनल रिजल्ट में पूरा बदलाव आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन के अंदर में तो ये जो छोटे छोटे एरर्स होते हैं ये भी एक बहुत बड़ा रोल डाल सकते हैं। बट वही हमें ध्यान देना होता है कि कहाँ पे मैटर छोटा है तो उसको छोटे की तरह ट्रीट करना है, और कहाँ पे वही छोटा सा मैटर एक बड़ा अपना फेस ले सकता है तो उसे हमें वैसे ट्रीट करना है। सो ट्रिवियल है मतलब वो चीज़ इनसिग्निफिकेंट है, वो चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसके ऊपर हम फाइट करें, माइनर है, छोटी सी है, हल्की सी है, अनइम्पॉर्टेंट है, पैटी है, नेग्लिजिएबल है। ठीक है, सो ट्रिवियल है मतलब वो चीज़ इनसिग्निफिकेंट है, माइनर, अनइम्पॉर्टेंट, पैटी, नेग्लिजिएबल थिंग्स कैसी हैं, ट्रिवियल हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इम्पेयर। इम्पेयर करना मतलब किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना, उसको लेस प्रोडक्टिव बनाना, लेस इफ़ेक्टिव बनाना। सो उसको कमज़ोर बनाना, जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम में इम्पेयर योर आई साइट। तो आप कहेंगे मैम आप मतलब आप बहुत स्क्रीन यूज़ करते हो कि आपकी आंखें कमज़ोर है। नहीं यार, पता नहीं मेरे साथ में मैं मतलब लिटरली बताऊँ तो मैं क्लास 8th में थी, आई थिंक मैं 7th में थी, 7 के एग्ज़ाम्स वगैरह हुए थे, तब से मेरे को कम दिखता था। और मतलब ये कोइंसिडेंस था कि मुझे और मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों के साथ एक ही साथ में हम दोनों को प्रॉब्लम हुई। तो हम पीछे बैठते थे, हमको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता था, हम कहते थे यार मैम बहुत छोटा छोटा लिखती हैं क्या, तुझे भी नहीं दिख रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है। और एग्जैक्ट हम दोनों को सेम चीज़ हुई। फिर जब हमारे 7 में एग्ज़ाम कंप्लीट हुए, फिर हम 8th में आए तो दोनों चश्मा लगा के आए थे, और पता नहीं और 8th क्लास से अब तक हम चश्मा ही लगा रहे हैं। तो उस समय तो यार मैं कह सकती हूँ कि फ़ोन तो बिल्कुल यूज़ नहीं करते थे, मतलब उस समय कहाँ ही हम सब के पास अपना पर्सनल फ़ोन तो होता नहीं था। टीवी देखते थे बट उसको भी उतना टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि होमवर्क एंड ऑल रहता था। तो पता नहीं क्यों अपनी आंखें ख़राब हो गई, क्यों ये हमें नहीं पता है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम नहीं भाई, इसकी वजह से तो मेरी आंखें बिल्कुल नहीं, अगर मुझसे कोई कहेगा तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानूंगी। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम में इम्पेयर योर आई साइट, हाँ मतलब कर सकता है बट मेरा नहीं किया, मेरा पता नहीं कैसे हो गया बट हो गया। सो इम्पेयर मीन्स टू मेक समथिंग वीकर और लेस इफेक्टिव। तो हाँ सही बात है ना, आँखें मतलब अगर हम क्या बोलते हैं
स्विमिंग पूल में तो मैं कभी जाती नहीं हूँ, पता नहीं कि मुझे बड़ा अनहाइजीनिक सा लगता है, बट गंगा जी वगैरह जाते हैं तो चश्मा पहन के ही नहाना पड़ता है। जैसे मुझे याद है हम राफ्टिंग के लिए गए थे तो मुझे चश्मा पहन के ही राफ्टिंग में जाना पड़ा था ना, धक्का मारा तो भी मेरा चश्मा ही, मैंने कहा नहीं चश्मा खो जाए लेकिन उतरेगा नहीं भाई ये, नहीं तो हम उतर जाएंगे इस दुनिया से। तो ये मतलब डेफिनेटली क्या कर दिया है, हमारी चीज़ों को लेस इफेक्टिव बना दिया है ना। चश्मे पे पानी पड़ जाएगा तो वही दुनिया हमारी धुंधली हो जाएगी। ये तो प्रॉब्लम है भाई, क्या कर सकते हैं। मुझे याद है, मतलब थोड़ा सा मैं तुम्हारा टाइम ले रही हूँ बट मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है। मुझे याद है मेरा एक्सीडेंट भी, मेरा जो फर्स्ट एक्सीडेंट हुआ था स्कूटी से वो हुआ भी इसी वजह से था। मतलब हाँ, मतलब मैं एकदम मस्त धुन में गाड़ी चलाते हुए आ रही थी और क्या था ना कि हाईवे था, उधर में ट्रक था, ट्रक वाले ने वो अपना ट्रक स्टार्ट कर रहा था तो वो धुआं उठ कर निकल के आया और मेरे चश्मे में पूरा जम गया उसका। भाई मेरी गाड़ी ऑलरेडी बहुत तेज थी, इट्स स्वैग होता है ना एक टाइम, इस कॉलेज टाइम का स्वैग में गाड़ी चल रही थी भाई, मेरे उस पर धुआं हो गया, मेरे को कुछ दिखा नहीं, मेरी गाड़ी फू तो भाई वो लेस इफेक्टिव तो डेफिनेटली बना देता है। मतलब सोचो अगर मेरी आँख में धुआं नहीं होता तो मैं आँखें मैनेज कर सकती थी ना भाई, मैं अपनी आँखें पोंछूँ या क्या करूँ। वैसे ही बारिश में हम ड्राइव नहीं कर सकते, है ना, रिफ्लेक्शन होता है। जैसे मैं अभी आप लोग को पढ़ाती हूँ, सही लाइट होती है तो कभी कभी आप देखते हो मैं ऐसे देखती हूँ, इसका रीज़न यही होता है कि वो रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। डेफिनेटली वो लेस इफेक्टिव तो बना ही देता है। अब पता नहीं क्यों आज थोड़ा तुम लोग के साथ में बात शेयर करने का मन किया, पता नहीं तो उस चीज़ को कमज़ोर बना देना, उसको डैमेज कर देना, हार्म कर देना, उसको डिमिनिश करना, रिड्यूस करना, उसको डिग्रेड करना, उसकी वैल्यू को कम कर देना। इंजरी डिड नॉट इम्पेयर हिज डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, तो उसकी जो डिटर्मिनेशन है सक्सीड होने के लिए, मतलब सफल होने के लिए, उस चीज़ को भाई इंजरी ने कुछ भी नुकसान नहीं किया, उसको कमज़ोर नहीं किया, मतलब वो उतना ही डिटरमाइंड है अपने आप को सफल होने के लिए। अच्छा, वीकन है, जैसे कि आप लोग जानते हैं वीक एडजेक्टिव होता है और हमने इसका वर्ब फॉर्म बना दिया en लगा के। सो वीक इज़ योर एडजेक्टिव बट हमने en लगा के इसको क्या बना दिया है, वर्ब फॉर्म बना दिया है। सो इम्पेयर इज़ योर वर्ब। इम्पेयर का मतलब किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना, उसकी पावर को कम करना, उसको डिमिनिश करना, उसको हार्म पहुंचाना, उसको रिड्यूस करना, डिग्रेड करना। ठीक है, ओके। ऑल यू नीड टू नो अबाउट मेल पैटर्न बाल्डनेस। सो जो भी आपको जानना है मेल पैटर्न बाल्डनेस के बारे में, तो आदमियों के जो बाल होते हैं वो मतलब उनके चले जाने लगते हैं ना, वो गंजे हो जाते हैं। सो उसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। वैसे इस आर्टिकल में बहुत कुछ था जिसको मैंने थोड़ा सा काट वाट भी दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फिर ये बायोलॉजिकली चीज़ें जा रही थी। मैंने कहा भाई हमें अपने बच्चों को एवरेज पे रखना है, ना कि बहुत हाई चले जाना है कि बच्चे कहेंगे मैम अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो लेट्स कीप इट इन अ मॉडरेट लेवल। ओके, सो या लेट्स डू इट। हेयर लॉस इज़ समथिंग एवरीवन वरीज अबाउट। तो हेयर लॉस एक ऐसी चीज़ है जो हर एक व्यक्ति उस चीज़ के बारे में चिंता करता है, राइट। अब जैसे मेरे बाल बहुत मोटे हैं, मतलब एक एक बाल मेरा मोटा है, बट मेरे इतने बाल टूटे हैं ना, तो जैसे मेरी सिस्टर है उसके बाल बहुत सॉफ्ट है, तो अगर वो तो उसका तो गंजी हो जाएगी सॉरी, बट मेरे थोड़े थोड़े से बाल यहाँ से गायब हो गए, बट मेरे बाल हैवी हैं कि आपको हमेशा ऐसा लगेगा मैम के बाल बहुत मस्त हैं क्योंकि मेरे हैवी हेयर है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, सबको अपने बालों के बारे में चिंता करते हुए आपने हमेशा ही सुना होगा। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट मेल, इट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। हर एक इंसान अपने बालों को लेके, बालों के भाई मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं इसकी चिंता में आपने पाया ही होगा। हेयर लॉस इज़ समथिंग, हेयर लॉस कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर एक इंसान चिंता करता है, राइट है। सो हेयर लॉस इज़ समथिंग। ओके, ये समथिंग क्या है, इज़ क्या है, इज़ है, थोड़ी सी ग्रामर पढ़ लेते हैं। इज़ क्या है, इज़ है आपका मेन वर्ब और ये क्या हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हेयर लॉस एक ऐसी चीज़ है, हेयर लॉस इज समथिंग दैट एवरीवन वरीज अबाउट। हर एक इंसान उस चीज़ के बारे में चिंता करता है। एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, इन सब के साथ में हम लोग कौन सी वर्ब लगाते हैं, है ना, एवरीवन। मैं ऐसे लिख देती हूँ, इन सब के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पे ये वरी आया है, वरी, तो वरी क्या होगा, ये होगा, इसका बेस फॉर्म ये होगा, बट हमें फिफ्थ फॉर्म यानी कि सिंगुलर बनाना है तो हमने यहाँ पे वरीज लगाया। ये आपको पता है क्यों, क्योंकि वाई पे शब्द खत्म हो रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई हटा के आई ई एस हम लगा देंगे,
ठीक है। सो हेयर लॉस एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर कोई व्यक्ति चिंता करता है। While it may not affect your physical health, it could impact self-image and cause considerable stress and anxiety. While it may not affect, अब ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको करवाई हुई थी, अफेक्ट एंड इफेक्ट के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, राइट। अफेक्ट क्या है, ये वर्ब है, मतलब उसको इम्पैक्ट करना, उसके ऊपर में प्रभाव डालना। इफेक्ट क्या है, ये आपका नाउन है, उस चीज़ का प्रभाव क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ। सो इट मे वर्ब हेल्पिंग मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गई इसकी मेन वर्ब। अब इसी में एरर बना देते तो यहाँ पे इफेक्ट कर देते। सो वाइल इट मे नॉट अफेक्ट, मतलब हो सकता है कि ये आपके फिजिकल हेल्थ पे कोई भी आपका इसका प्रभाव ना पड़े, लेकिन ये इम्पैक्ट कर सकती है। किस चीज़ पे, हमारी सेल्फ इमेज पे, हम जिस तरीके से अपने आप को देखते हैं, है ना, उसको। और ये डेफिनेटली कॉज कर सकती है, मींस डाल सकती है एक बहुत कंसिडरेबल, मतलब अच्छा खासा स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ये देखो सही बात है कि फिजिकली हो सकता है हमको कोई हार्म ना पहुंचे, बट हमारी जो सेल्फ इमेज है, जैसे हम अपने आप को परसीव करते हैं, जैसे हमको लगता है कि सोसाइटी हमें परसीव कर रही है, वो चीज़ एक बहुत अच्छा खासा, मतलब हमारे ऊपर स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट कर सकती है। हेयर इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट मेल पैटर्न बाल्डनेस। तो यहाँ पे सब कुछ है जो आपको जानना है मेल पैटर्न बाल्डनेस के बारे में, यानी गंजेपन के बारे में। तो है क्या ये चीज़, देख लेते हैं। मेल पैटर्न बाल्डनेस, मेडिकली नोन एज मेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हेयर लॉस इन मैन। तो यहाँ पे हमको इसका जो बायोलॉजिकली टर्म है वो बताया गया है कि मेडिकली इसको किस नाम से जानते हैं, मेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, मैन के लिए। इट इज़ एस्टिमेटेड टू अफेक्ट वर्ब बिटवीन 30% एंड 50% ऑफ मैन बाय द एज ऑफ 50। बिटवीन का पेयर हमेशा एंड के साथ में बनता है, तो इट इज़ मतलब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो 30% से लेके 50% तक जो आदमी 50 साल तक की एज में होते हैं उनको ये अफेक्ट कर ही देता है। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि 100 लोग हैं, अब इसमें 30 से लेके 50 तक के जो लोग हैं ये ऑलरेडी अफेक्टेड रहते ही हैं, मतलब उनको किसी ना किसी प्रकार से हेयर लॉस को फेस करना ही पड़ रहा होता है। It causes loss of hair on the scalp, thinning of hair and receding hairline। मतलब ये तो बहुत कॉमन सी बात है, आप समझ गए होंगे। कॉजेज मतलब क्या करता है, हेयर कम होने लग जाते हैं आपके स्काल्फ पे, मतलब आपके ये सर के ऊपर में है ना, बाल थिन होने लगते हैं, मतलब बाल पतले होने लगते हैं, और जो हेयर लाइन है वो रिसीड होने लगती है, वो पीछे हटने लगती है, मतलब यहाँ से आपको लंबा लंबा गैप दिखने लगेगा। ये चीज़ हेरिडेटरी है, मतलब आपको अपने पूर्वजों से, अपने जेनेटिकली आपको ये चीज़ पास ऑन होती जा रही है, एंड टेंड्स टू रन इन फैमिलीज़। और ये फैमिलीज़ में, मतलब जैसे आपके पेरेंट्स हैं तो फिर वो चीज़ फैमिलीज़ टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है। सेम रूल यहाँ पे लगा हुआ है, फैमिलीज़ वर्ड यूज़ किया है। फैमिली क्या होता है, ये होता है FAMILY, बट अब अगर हमने यहाँ पे इसका फ्लूरल बनाया तो हमने इस y को हटा के, क्योंकि कॉन्सोनेंट है तो IES लगा दिया, ठीक है, डन है। ओके, एक सेकेंड, दिख रहा है ना, हाँ, नहीं, ओके। व्हाट आर द कॉजेज मतलब इसके रीजंस क्या हैं। देर आर सेवरल रीजन्स दैट मे कॉन्ट्रीब्यूट टू मेल पैटर्न बाल्डनेस, मतलब कई कारण हो सकते हैं जो मेल पैटर्न बाल्डनेस के मतलब कंट्रीब्यूट करना, मतलब जैसे आप उसको रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। सो कई सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जो मेल पैटर्न बाल्डनेस में अपना रोल प्ले करते हैं, मीन्स कई सारे कारण हो सकते हैं। देयर आर सेवरल कॉजेज, हमेशा मैंने बोला है सेंटेंस अगर कभी भी देयर से शुरू होता है तो इसकी कोई भी डेफिनेट वर्ब नहीं होती है, क्योंकि ये अपने आप में एक एडवर्ब है और जो सब्जेक्ट बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन होते हैं। इसीलिए जब भी सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो फिर आप उसकी जो वर्ब है वो आने वाले आगे नाउन से देखिए। तो यहाँ पे कॉजेज हमारा सब्जेक्ट है तो इसकी वजह से यहाँ पे हमने आर लगाया है।
जेनेटिक्स इज़ वन की फैक्टर, की मतलब मेन फैक्टर है, ये प्राइमरी फैक्टर है, ये मेजर फैक्टर है ये। तो जेनेटिक्स क्या है, एक वन की फैक्टर है, मतलब एक मेजर फैक्टर जो है वो है आपका जीन्स। जीन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय बोथ द पेरेंट्स प्ले अ रोल हियर, मतलब जीन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय बोथ द पेरेंट्स, मतलब जो दो ऑब्वियसली जो हमारे अंदर जीन्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स से आते हैं, तो इसमें कोई एक अकेली मदर या अकेले फादर का रोल नहीं होता, बोथ का होता है यहाँ पे। इवन दो द सेंसिटिविटी ऑफ द एंड्रोजन रिसेप्टर जीन विच इज़ ऑन द एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर इज़ अ फैक्टर। तो ऐसा बोल दिया जाता है कि जो बाल हैं कि आप गंजापन हो रहा है या बाल सेंसिटिव हैं, इसका जो मतलब जो ये मदर के जीन्स पे ये डिपेंड करता है। तो देखो इसको हम कैसे समझें, हम थोड़ा सा अगर बायो में देखें तो हमारे, अगर हम फीमेल की बात करें तो उनका क्या होता है, हमारा एक्स एक्स होता है, मेल का क्या होता है, हमारा एक्स वाई होता है, राइट। ओके, एक तो सबसे पहले ये भी गलत होता है कि जो जेंडर का डिफाइन होता है वो फीमेल करती है या मेल करता है। मैं तो बोलूँ दोनों में से कोई भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले ऐसे बोलते हैं औरत अगर लड़का पैदा नहीं हो रहा तो लेडी में कोई प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मतलब ये तो साइंटिफिकली ही गलत हो गया, बट इसमें मेल भी कुछ नहीं कर सकता है, तो ये भी भाई करेक्ट ही नहीं है। अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल के अंदर होते हैं और एक्स वाई क्रोमोसोम्स मेल के अंदर होते हैं। अगर हम कि जेंडर कैसे होगा, अगर एक्स का एक्स आ गया मतलब फीमेल से भी एक्स आया और फादर से भी एक्स आ गया तो हमने जान गए कि लड़की पैदा हुई है। अगर मेल तो हम मतलब फीमेल का तो एक्स ही आ सकता है क्योंकि उनके एक्स एक्स क्रोमोसोम से, और फादर से अगर वाई आ गए तो यानी कि बॉय हो गया हमारा। तो ऐसे हमारा हो गया, तो मदर का तो कोई रोल ही नहीं है जेंडर के उसमें। लेकिन बालों में जो बोला जाता है कि बाल की जो क्वालिटी है वो मदर के ऊपर डिपेंड करती है, उनके क्रोमोसोम से आती है, उनके जीन से आती है। इस चीज़ को समझते हैं। देखो जो आपका जो एंड्रोजन रिसेप्टर है, यानी जो ये जीन है एंड्रोजन रिसेप्टर, ये कौन से क्रोमोसोम में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके एक्स क्रोमोसोम में। और एक्स क्रोमोसोम हमें कहाँ से आता है, मदर से आता है। तो इसीलिए ऐसा बोल देते हैं कि ये एक मेजर रोल प्ले करता है ना। सो अब देखो जीन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय बोथ द पेरेंट्स प्ले अ रोल हेयर, दोनों रोल प्ले करते हैं। इवन दो हालांकि जो सेंसिटिविटी है एंड्रोजन रिसेप्टर की वो किससे आता है, वो एक्स क्रोमोसोम से आता है, एंड विच इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर। अब आप सोचोगे, अब आपके ब्रेन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैम मेल के अंदर भी तो एक्स है ना, तो ये भी तो आ सकता है, तो फिर मदर का कैसे आ गया। हम यहाँ पे मेल पैटर्न की बात कर रहे हैं, मेल के अंदर जो गंजापन आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब अगर मेल है इसका मतलब फादर से तो उसको वाई आया है ना, एक्स कहाँ से आया है, मदर से ही आया है। और जो ये आपका एंड्रोजन रिसेप्टर है, ये क्रोमोसोम के ये एक हमारा जीन है, ये हमारा क्या होता है, मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हेयर की सेंसिटिविटी के लिए, और ये इनको किससे मिला है, मदर से मिला है। तो इसीलिए ये चीज़ आपकी यहाँ पे की फैक्टर में आ जाती है, बट ओनली नहीं होती है कि सिर्फ मदर के ही जीन्स से आपके बाल खराब हो रहे हैं, मतलब गंजापन हो रहा है, ये एक ओनली फैक्टर नहीं है। However, male pattern baldness is not determined by a single gene. ये एक सिंगल जीन की वजह से नहीं आप डिटरमाइन कर सकते हैं, मल्टीपल जीन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपके पैटर्नल मैटर्नल सबकी साइड से देखा जाता है, राइट। एंड और भी अब जैसे एज भी आपका अनदर फैक्टर है, स्ट्रेस आपका अनदर फैक्टर है, किस टाइप के इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं वो एक अनदर फैक्टर है, डाइट आप क्या ले रहे हैं वो एक अनदर फैक्टर है। वाइल हेयर लॉस कैन स्टार्ट इन द लेट टीन्स मतलब जैसे आपके टीनेजर की एज को बोल रहे हैं 13 टू लेके 19 तक, तो ये हेयर लॉस शुरू हो जाता है। एंड चांस ऑफ डेवलपिंग इट इंक्रीज विद एजेस, और इसके बढ़ने के चांसेस हैं वो एज के साथ में बढ़ता ही है, आप जानते ही हैं। वॉट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ हेयर लॉस, तो हेयर लॉस के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। अब इफ़ेक्ट मैंने आपको बताया है ये नाउन है, यहाँ पे देखो आर्टिकल दा के बाद लगाया हुआ है, नाउन है, और इसका मतलब क्या होता है, रिजल्ट, कि हेयर लॉस हो रहा है तो उससे क्या क्या चीज़ें हमको, उसका प्रभाव क्या क्या होता है। वाइल हेयर लॉस
may seem to be a trivial problem, here is part of an individual's self-image and its loss can have psychological consequences. बहुत इम्पॉर्टेंट ये होता है, इसीलिए हमेशा हमें अवेयर होना चाहिए अपने शब्दों के प्रति. हम किसी को ऐसा ना बोलें क्योंकि हमारे लिए वो मजाक है. अभी हमने कल की क्लास में पढ़ा था ना, हमें अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि जो आपका बोलने वाला है ना, जो स्पीकर है वो अपने शब्दों को भूल जाएगा, बट जो रिसीवर है, जो लिसनर है, उसके ऊपर में वो शब्द का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है. तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल. सो जो हेयर लॉस है ये हमें मे सीम मतलब प्रतीत हो सकता है कि ये एक ट्रिवियल प्रॉब्लम है, ये एक बहुत इनसिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, इतना ध्यान देने वाली बात नहीं है. लेकिन जो हेयर हैं, जो हमारे बाल हैं, ये हमारी सेल्फ इमेज को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और जो इसका लॉस है, इसका जो है साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, मतलब हमारे ऊपर मेंटली इसके ऊपर बहुत हमारे प्रभाव हो सकते हैं. हम अपने बालों को लेके कॉन्शियस तो ऑब्वियसली होते ही हैं. नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन एंड परसेप्शन बाय अदर्स कैन इम्पेयर सोशल फंक्शनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे प्रॉब्लम तो भाई हम अपने आप को लेके ही नेगेटिवली हम अपने आप को परसीव करेंगे. हम देखेंगे कि मैं कितना गंदा दिख रहा हूँ, है ना. लोग जज करते हैं आपके बालों से, और फिर जब दूसरे लोग भी आपको उसी तरीके से परसीव कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये जो हमारी सोशल इंटरेक्शन है, जो हमारा लोगों के साथ में जो इंटरेक्शन है, जैसे हम उनके साथ बिहेव करते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर में भी क्या करता है, ये नुकसान डालता है. हेयर लॉस कैन ऑल्सो कॉज एनजाइटी एंड डिप्रेशन. और हेयर लॉस जो है ये आपका एनजाइटी एंड डिप्रेशन भी क्रिएट करता है, राइट. एक मूवी थी ना, यामी गौतम थी, आयुष्मान खुराना की जो मूवी थी वो हेयर लॉस के रिगार्डिंग में ही थी. तो डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है. बट वही चीज़ है कि अगर हम अपने आप को एम्ब्रेस करें, हम अपने बॉडी को एम्ब्रेस करें, तो कहीं ना कहीं हम, मुझे लगता है कि मोर देन 50% बैटल हमने वहीं पे जीत ली, अगर हमने अपने आप को एम्ब्रेस किया कि यस यही हूँ मैं, दिस इज़ मी, सो लेट इट बी, आई डोंट केयर. मतलब ये तो अपने ऊपर हमें करना चाहिए, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता ही है ना यार. ट्रीटमेंट फॉर मेल पैटर्न बाल्डनेस. तो इस चीज़ के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं. मेडिकल हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द स्काल्प मे बी परफॉर्म्ड टू अराइव एट अ डायग्नोसिस. मतलब अगर आप मेडिकल पे, अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं डायग्नोस करवाने, मतलब चेकअप करवाने के लिए, तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जाना जाएगा कि आपकी पास्ट में क्या क्या हिस्ट्री रही है मेडिकली. क्लिनिकली एग्जामिन किया जाएगा, आपके स्काल्प वगैरह को एग्जामिन किया जाएगा, चेक किया जाएगा किस तरीके का आपको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है. और एडिशनल टेस्ट भी आपको रिकमेंड किए जा सकते हैं अगर ज़रूरत लगती है तो. ट्रीटिंग मेल पैटर्न बाल्डनेस यूजुअली इन्वॉल्व, मतलब आमतौर पर इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. मेडिकेशन मीन्स आपको दवाइयों के थ्रू ही हो सकता है. हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आप लोगों ने मैक्सिमम सुना ही होगा. एंड देन दिस इज़ योर थर्ड वन, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. सो लेट्स सी, मेडिकेशन में हैव साइड इफ़ेक्ट्स. तो मेडिकेशन यानी अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं, हमारे बाल उग जाएंगे, है ना, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. मे हैव साइड इफ़ेक्ट्स. अच्छा मैं एक बात आपसे पूछूं, मे क्या है, आपका मॉडल वर्ब है. मेडिकेशंस आपका तो यहाँ पे अच्छा प्लूरल हो गया ना, ऐसे सोच, अच्छा चलो ठीक है. अगर ये सिर्फ मेडिकेशन होता, एस को हटा दो, मेडिकेशन होता, ठीक है, तो सिंगुलर है, तो फिर यहाँ पे हैव क्यों लगाया. यहाँ पे क्या हम हैज़ लगा सकते थे, नहीं लगा सकते थे. जब भी हम कोई भी मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं, लाइक यू हैव टू डू दिस, नहीं जैसे कि दिस कैन हैव, हाँ अगर हम बोलें, जैसे मैंने बोला दिस कैन हैव साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है, दिस कैन हैव साइड इफ़ेक्ट्स, तो दिस तो सिंगुलर होता है ना, तो फिर यहाँ पे हैव क्यों आया, यहाँ पे हैज़ आ सकता था क्या, नहीं. यहाँ पे अब दिस का कोई रोल ही नहीं रहा, कि दिस नहीं डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में हम क्या लगाएंगे. ये डिसाइड कर रहा है ये मॉडल वर्ब. ये मॉडल वर्ब होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, है ना, और ये हमेशा आपके वर्ब के बेस फॉर्म को लेते हैं, यानी सिंपली बोले तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लेते हैं. अब अगर हम बात करें तो वर्ब की बेस फॉर्म जो है वो हैव है, और यही आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है, ठीक है. वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी जो सिंगुलर है, जिसको हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं आपके, तो हैज़ हमारा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, सिंगुलर है.
फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हमारी हैड, और वर्ब की फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी, फोर्थ फॉर्म सॉरी हो जाएगी हमारी हैविंग। बट जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं उनके बाद में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जनरली आपकी बी को छोड़ दिया जाए तो बाकी बेस और फर्स्ट सेम ही होती हैं, वो हमेशा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं, कभी भी और कोई वर्ब नहीं आएगी। जैसे कि अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में आपने फ्यूचर है तो फिर आपने विल लगाया, राइट। और फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट कॉन्टीन्यूअस क्यों नहीं लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे आप हैव ही क्यों लगाओगे, यू विल हैव टू डू दिस वर्क, या फिर आपने ये कैसे किया कि आई विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क, तो फिर यहाँ पे हैव ही क्यों आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला शी विल हैव बीन, शी के बाद तो हैज़ आना चाहिए, अब ये डिसाइड नहीं कर रहा है, अब डिसाइड कर रहा है विल। विल मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसीलिए हम यहाँ पे हैव लगाएंगे। सो कभी भी अगर हमें हैव, हैज़, हैड, हैविंग को चूज़ करना है और कोई भी मॉडल वर्ब दिया हुआ है तो वहाँ पे हम हैव ही लगाएंगे। सो मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इफ़ेक्ट्स आपका अगेन क्या है, नाउन है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग एनी मेडिकेशन, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक डॉक्टर को कंसल्ट करें, उनसे सलाह मशवरा लें भाई कोई भी मेडिकेशन स्टार्ट करने से पहले। बिफोर क्या है, ये आपका प्रपोजिशन है, बिफोर क्या हो गया, ये प्रपोजिशन है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे स्टार्ट वर्ब जो है वो डायरेक्ट वर्ब नहीं आके आईएनजी फॉर्म आया हुआ है। अ हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अनदर ऑप्शन, तो मेडिकेशन एक ऑप्शन है जिसमें आपके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसीलिए हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें, उन्हीं के प्रिस्क्रिप्शन पे आप मेडिसिन लें। फिर दूसरा है हमारा हेयर ट्रांसप्लांट, दिस इन्वॉल्व्स moving thin strip of skin with hair from a donor site like part of the body that has healthy hair, usually the back of the scalp, and grafting them onto the part of the head that is bald। मतलब दूसरा है आपका हेयर ट्रांसप्लांट, उसमें क्या होगा कि जो आपका डोनर है, मतलब जिस पर्सन के हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है उसी पर्सन के उस पार्ट से जहाँ से उसको ज़्यादा बाल हैं, जैसे कि सर के पीछे वाले हिस्से से, है ना, जैसे यहाँ पे बाल चले जाते हैं बट यहाँ पे बालों की ग्रोथ जो है वो रेगुलर है, तो यहाँ से बालों को निकाल के अब यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देंगे उनको। ग्राफ्टिंग, यार मुझे ना ऐसे लग रहा है, मेरे को ये वर्ड पढ़ते हुए मेरे को बायो का वो टर्म बायो याद आ रही है, जहाँ पे हमने ग्राफ्टिंग पढ़ा था कि जब हमें क्या करना होता है, आई थिंक म्यूटेशन बोलते हैं उसको। जैसे कि अगर हमें एक रोज़ है, उसका जो है ना वो स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट एक रोज़ का ना फ्लावर बहुत अच्छा आता है, और अब हम इसके स्टेम को और इस वाले फ्लावर को हम आपस में मिक्स करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, इसके स्टेम को इसके फ्लावर वाले पार्ट से आपस में हमने उसको ग्राफ्ट कर दिया। तो आई थिंक शायद मैं करेक्ट हूँ, ग्राफ्टिंग का मतलब यहाँ पे हो गया टेकिंग एंड देन पुटिंग इट, मतलब उसको लगा दे रहे हैं ना, मतलब एक हिस्से से निकाल के और उसको दूसरे हिस्से पे हम लगा दे रहे हैं। ऑन टू द पार्ट ऑफ द हेड दैट इज़ बाल्ड, मतलब जो गंजा है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये एक आपका थर्ड प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है, ड्रॉइंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, जनरली आर्म से लिया जाता है, बाजू से लिया जाता है, कि आपका जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यानी ब्लड आपका लिया जाएगा थोड़ा सा आपका, है ना, फिर उसको आपका क्या करते हैं, कौन सा होता है वो, सेंट्रीफ्यूगल होता है। सो उसके बाद में मशीन उस प्लाज्मा को सेपरेट कर देगी और फिर उस प्लाज्मा को आपका उस स्काल्फ पे जहाँ पे बाल्ड है, जहाँ पे हमें हेयर ग्रोथ को स्टिम्युलेट करना है, वहाँ पे उसको इंजेक्ट कर देंगे। एंड इज़ इंजेक्टेड इनटू द स्काल्फ टू स्टिम्युलेट, स्टिम्युलेट करना मतलब उसको एक्टिवेट करना, उसको और तेज करना, उसको एंकरेज करना हमारे हेयर ग्रोथ को। तो इसको मैंने थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं था कि कम्प्लीटली बायोलॉजिकली मतलब चला जाता, मेडिकल टर्म्स में चला जाता, तो फिर ये थोड़ा हमारे लिए इरिटेटिंग हो सकता था। तो हमने इसको इस तरीके से रखा कि हमें इन्फॉर्मेशन भी मिले और इसके साथ साथ में हम ग्रामर भी सीखें, अपना इंग्लिश पे भी हमारा फोकस मेंटेन रहे। सो दैट्स ऑल, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। डेफिनेटली जो आपके क्या बोलते हैं ये वाले, हाँ, जो एंड्रोजन रिसेप्टर है ये आपके एक्स क्रोमोसोम से इनहेरिट होता है, इसीलिए लोग बोल देते हैं कि मदर के जीन्स पे डिपेंड करता है कि जो आदमी के बाल हैं वो उड़ेंगे या स्ट्रॉन्ग हैं, बट ऐसा नहीं है। मतलब डेफिनेटली एक्स क्रोमोसोम से आया है तो एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, बट नॉट, दिस इज़ नॉट ओनली द फैक्टर, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस।
ओके बाय एवरीवन, आई थिंक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। आपको इन्हीं चीज़ों को एक बार दोबारा से रीड करना है और अपने आप को देखना है कि हाँ यहाँ पे ये क्यों लगा है, ये कैसे लगा है, क्योंकि जब हम सोचते हैं तभी हम सीखते हैं। ठीक है, सो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो लाइक एंड शेयर कर देना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। बाय एवरीवन।